कभी सोचा है हिमालय की उन ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच भी कोई साम्राज्य रहा होगा? जी हाँ, उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक साम्राज्य कत्यूरी राजवंश। ये उन शासकों की कहानी है जिन्होंने पहाड़ों को अपना घर, अपना किला और अपना सिंहासन बनाया, और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हजारों साल बाद पत्थरों में जिंदा है। तो चलिए इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं, क्योंकि कत्यूरियों की पूरी कहानी, उनका संघर्ष, उनकी जीत, सब कुछ इसी एक सवाल में छिपा है। आखिर कैसे उन्होंने पहाड़ों के बीच अपनी जगह बनाई और अपना एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, कत्यूरी सिर्फ एक और राजवंश नहीं थे। ये इस इलाके के पहले ऐसे शासक थे जिनका इतिहास हमें बाकायदा लिखित रूप में मिलता है। कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि पक्के सबूत। और इन्होंने कोई 10-20 साल नहीं, बल्कि 300 से भी ज्यादा सालों तक यहाँ राज किया। और इस विशाल साम्राज्य का दिल कहाँ धड़कता था? वो था कार्तिकेयपुर में, आज के जोशीमठ के पास बसी ये राजधानी। सोचिए, लगभग 3 सदियों तक उनकी सत्ता का मेन सेंटर थी। यहीं से वो पूरे मध्य हिमालय पर हुकूमत करते थे। अच्छा, एक और दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा का पूरा राजवंश किसी एक ही परिवार ने नहीं चलाया, बल्कि इसका इतिहास 3 अलग-अलग शासक परिवारों से मिलकर बना है। पहले बसंतदेव परिवार, फिर निम्बरदेव परिवार और आखिर में सलोनादित्य परिवार। इन तीनों ने ही मिलकर कत्यूरी राजवंश की कहानी को आगे बढ़ाया। तो सवाल ये उठता है कि ये राजवंश शुरू कैसे हुआ? देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक खालीपन से हुई। पहाड़ों में जब कोई बड़ी ताकत नहीं बची तो एक पावर वैक्यूम बन गया, और उसी को भरने के लिए कत्यूरी आगे आए। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। साल 675 ईस्वी के आसपास ब्रह्मपुर साम्राज्य बिखर गया। इसी मौके को भांपकर ठीक 700 ईस्वी में बसंतदेव ने कार्तिकेयपुर से अपने शासन की नींव रख दी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। वो पूरी तरह से आजाद नहीं थे। उनके भी ऊपर एक राजा था, यशोवर्मन। पर जब यशोवर्मन खुद कश्मीर के राजा से हार गया, तब बसंतदेव ने वो मौका देखा और ऐलान कर दिया, अब से कत्यूरी साम्राज्य पूरी तरह आजाद है। इस पहले परिवार में कई बड़े नाम थे। बसंतदेव तो फाउंडर थे ही, लेकिन उनके बाद एक रहस्यमयी राजा आया जिसका नाम शिलालेखों से मिटा दिया गया है। क्यों? ये आज तक एक राज है। फिर आए खरपड़देव, जिन्हें कई इतिहासकार इस राजवंश का असली संस्थापक मानते हैं। और फिर त्रिभुवनराज, जिन्होंने एक बहुत जरूरी समझौता करके राज्य को और भी मजबूत बनाया। और अब आता है इस राजवंश का सबसे शानदार दौर, इसका स्वर्ण युग। ये वो समय था जब निम्बरदेव परिवार के राज में कला, धर्म और शक्ति का ऐसा संगम हुआ जिसने पहाड़ों का नक्शा और तकदीर दोनों ही बदल दी। ये एक बहुत बड़ी सोच थी। उस जमाने में राजा ईष्ट देवगन ने एक सपना देखा, पूरे उत्तराखंड को जो अलग अलग हिस्सों में बटा था, एक झंडे के नीचे लाने का। सोचिए जरा, उन बिखरे हुए पहाड़ी इलाकों को एक साथ जोड़ना कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक मिशन था। अगर हमें किसी एक राजा को इस दौर का सबसे ताकतवर शासक कहना हो, तो सारे सबूत ललित शूरदेव की ओर इशारा करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आज तक हमें कत्यूरियों की जितनी भी तांबे की प्लेट्स पर लिखे शिलालेख मिले हैं, उनमें से सबसे ज्यादा अकेले इन्हीं के हैं। और ये चीज उनके प्रभाव और उनकी शक्ति की कहानी खुद ब खुद कह देती है। ये स्वर्ण युग सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि आज भी पत्थरों में जिंदा है। जागेश्वर के शानदार मंदिर, नटराज और नवदुर्गा की अद्भुत मूर्तियां और बैजनाथ मंदिर की नींव, ये सब इसी दौर की देन है। और तो और महान आदि शंकराचार्य भी इसी समय उत्तराखंड आए थे, और माना जाता है कि उन्हीं की प्रेरणा से केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे तीर्थों का जीर्णोद्धार हुआ। इस दौर के एक राजा भूदेव, इनकी धार्मिक नीति बिल्कुल साफ थी और थोड़ी चौंकाने वाली भी। एक तरफ वो ब्राह्मण धर्म के कट्टर समर्थक और रक्षक थे, तो वहीं दूसरी तरफ शिलालेखों में उन्हें परम बुद्ध श्रमण रिपु कहा गया है। इसका मतलब है बौद्ध भिक्षुओं का दुश्मन। ये दिखाता है कि वो अपनी धार्मिक पहचान को लेकर कितने ज्यादा सख्त थे। लेकिन जैसा कि होता है, हर स्वर्ण युग हमेशा के लिए नहीं रहता। अब कहानी पतन की ओर मुड़ती है, और इसकी शुरुआत हुई एक बहुत बड़े और एक मजबूरन लिए गए फैसले से, अपनी राजधानी को ही बदलने के फैसले से। ये एक बहुत ही नाटकीय मोड़ था।
ऐसा लगा मानो प्रकृति ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया हो। उनकी राजधानी कार्तिकेयपुर में बार बार भूस्खलन होने लगे, जिससे वहां रहना खतरनाक हो गया। आखिर में राजा नरसिंह देव को एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ा और अपनी राजधानी को वहां से हटाकर एक सुरक्षित जगह कत्यूर घाटी में बैजनाथ ले जाना पड़ा। और बस इसी एक मोड़ पर आकर इतिहास जैसे धुंधला सा जाता है। राजधानी बदलने के बाद कत्यूरी शासकों के बारे में कोई पक्का भरोसेमंद रिकॉर्ड मिलना लगभग बंद हो जाता है। ये महान राजवंश धीरे धीरे समय की धुंध में कहीं खोने लगा। तो क्या कत्यूरियों के जाने के बाद सब खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। असल कहानी तो अब शुरू होती है। चलिए अब देखते हैं उनकी उस विरासत को जो आज भी हमारे बीच, हमारे चारों तरफ मौजूद है। कुमाऊं में एक पुरानी कहावत है, कार्तिकेयपुर के अवसान पर सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई। ये एक लाइन ही बता देती है कि लोगों के लिए उस राजवंश का अंत कितना बड़ा झटका था। ऐसा था मानो एक युग का ही अंत हो गया हो। उनकी विरासत आज भी हमारे चारों ओर है। भगवान कार्तिकेय में उनकी गहरी आस्था, राजभाषा के तौर पर संस्कृत का इस्तेमाल, कुटिला लिपि में उनका ज्ञान और सबसे बढ़कर वो सैकड़ों पत्थर के मंदिर जो आज भी उत्तराखंड की घाटियों में पूरी शान से खड़े हैं। ज्योतिर्मठ की स्थापना और एक सुनहरे एकजुट उत्तराखंड की यादें भी हमें उन्हीं से मिली। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ये जो हजारों साल पुराने मंदिर हैं, ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं। ये इतिहास के वो पन्ने हैं जो आज भी एक कहानी सुना रहे हैं। ये हमें याद दिलाते हैं एक ऐसे साम्राज्य की जिसने पहाड़ों पर राज किया और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो समय को भी मात दे गई।